Dear students, I welcome you to the BioWin Academy again. Today we are going to discuss the next portion of the chapter 1 of 11th Biology Maharashtra State Board. There is immense diversity in living organisms. Living organisms में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. इमेंस का मतलब बहुत ज़्यादा एंड डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता. तो कई अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं. डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं. कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स में रूट्स है, कुछ प्लांट्स में नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर. बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है. सो मेनी different organisms exist on the earth. So the diversity is really immense. जबरदस्त विभिन्नता है इन living organisms में. Since time immemorial, variety of organisms are living together on the earth. पता ही नहीं कि कब से ये सारे living organisms अर्थ के ऊपर रह रहे हैं. So it is not known to human being. कई अलग अलग टाइप के कयास लगाए जाते हैं. कोई कहता है 4 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ ओरिजिनेट हुई थी और उसके बाद में 3 बिलियन ईयर्स अगो 300 करोड़ साल पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर उत्पन्न हुए. बट एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन. इवन एग्जैक्ट टाइम इज ऑल्सो नॉट नोन. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग as well as between two living beings or groups, systematic study of these is essential. तो यदि ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट का एनिमल के साथ में क्या रिलेशन है, एनिमल्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लांट्स के साथ में क्या रिलेशंस है, क्या वह एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. कई अलग अलग टाइप के इंटरैक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस यू विल फाइंड between the living organisms as well as between living and non-living organisms. So if you want to study the interrelations, आपसी संबंध, interrelations between living and non-living organism, इनके बीच living organisms and non-living things, इनके बीच के जो अगर आपको इंटररिलेशन स्टडी करना है तो आपको सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंफॉर्मेशन होना चाहिए. उसके बाद में नॉन लिविंग्स की भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए. उसके अलावा टू लिविंग बींग्स है. इफ देयर आर टू लिविंग बींग्स और टू लिविंग ग्रुप्स, राइट, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, तो इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना आपके पास में जरूरी है. और अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को और ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिकली स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So systematic study of these is essential, extremely essential. This data is also important for various industries and agriculture. अगर organisms को systematically study किया जाता है, उसका proper classification किया जाता है, फिर वो plant रहो, animals रहो, microorganisms रहो, तो जो data generate होता है या अभी जो साइंटिस्ट लोगों ने जो वर्क किया है, इतना ट्रिमेंडस डेटा जो जनरेट किया है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, ये डेटा इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चरल कल्चर के लिए, साथ में साइंटिस्ट लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर्म strong basis for meaningful use of the collected data. मतलब जब लेबोरेटरी में इन ऑर्गेनिजम्स को लाया जाता है, इनके ऊपर इंटेंसिव स्टडीज की जाती है, साथ में इनकी फील्ड स्टडीज भी होती है. अगर किसी एनिमल को लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं तो उसके अलावा वो बाहर में फील्ड के ऊपर में कैसे क्या उसका बिहेवियर है, वो कैसे चलता है, कैसे रहता है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उसकी भी स्टडी होती है. सो इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज क्यों की जाती है? इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनिज्म. वो फिर एनिमल रहो या प्लांट रहो,
या फिर कोई ऑर्गेनिज्म रहो, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि ये एक्चुअली कौन सा ऑर्गेनिज्म है। और जब उसकी अच्छे से स्टडी हो जाती है, देन क्लासिफाई, उसका क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर कोई प्लांट लाया है तो वो प्लांट फ्लावरिंग है या नॉन फ्लावरिंग है। अगर फ्लावरिंग है तो वो डाइकोटिलिडोनस है या मोनोकोटिलिडोनस है। इस तरह से उसको क्लासिफाई करना। सो क्लासिफिकेशन करने की वजह से, ये पूरा डेटा कलेक्ट होने की वजह से, इट फॉर्म द स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर मीनिंगफुल यूज ऑफ द कलेक्टेड डेटा। यानी जो भी डेटा कलेक्ट होगा, उस डेटा का यूज मीनिंगफुल किया जा सकता है। कई इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट लोगों को, स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए ये डेटा की कंटिन्यूसली जरूरत पड़ती है। सो इट इज एक्चुअली कलेक्टेड प्रॉपरली। और अगर हमें इसे स्टडी करना है, अगर आपको किसी प्लांट को या एनिमल को स्टडी करना है, तो ऑब्वियसली आप नए सिरे से तो उसको स्टडी नहीं कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लेके आया है, अगर कोई भी एक प्लांट लेके आया आपने, फिर से आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। बहुत सारा समय बीत चुका है और साइंटिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करके रखी हुई है। तो फिर भी अगर आपको किसी नए प्लांट की स्टडी करना है, ऑलरेडी कई सारे हजारों लाखों प्लांट्स की स्टडी हो चुकी है, एनिमल्स की भी स्टडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपको अगर किसी न्यू प्लांट की स्टडी करना है, तो सबसे पहले आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स है जिनकी स्टडी हो चुकी है, उनके रेफरेंसेस की आवश्यकता पड़ेगी। सो इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंट प्लांट्स में जो अलग अलग डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, अगर इसकी भी स्टडी आपको करना है, तो आपको सर्टन एड्स मींस हेल्प लगेगी आपको। और वो हेल्प क्या कहलाई जाती है? इट्स कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। दैट कैन बी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये टैक्सोनॉमी, इट्स द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, जिससे हम ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं, उन्हें टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा गया है। सो दीज इंक्लूड हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। सो ऑब्वियसली अगर आपको मान लो कि किसी प्लांट को ड्राइड फॉर्म में उसको स्टडी करना है, तो आपको हर्बेरिया में जाना पड़ेगा। ड्राइड फॉर्म में, ये जो हर्बेरिया है, यहाँ पर प्लांट्स को ड्राई करके उसके स्पेसिमन को, मतलब उसके सैंपल को प्रिजर्व किया जाता है हर्बेरिया में। तो आप वहां जाकर इंस्टेंटली, इमीडिएटली आप पता करवा सकते हो प्लांट के बारे में। या फिर अगर आपको लाइव प्लांट अगर देखना है, जिंदा प्लांट देखना है, और वो अगर बोटेनिकल गार्डन में अवेलेबल है, तो यू कैन गो टू द बोटेनिकल गार्डन्स ऑल्सो। लाइकवाइज कुछ ऐसे भी स्पीशीज होते हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, उसे अगर स्टडी करना है तो उसके स्केलेटन म्यूजियम में रखे हुए हैं, देयर यू कैन गो। इवन कई एक्सटिंक्ट प्लांट्स के भी रखे हुए हैं। कई बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी है, बहुत बड़े बड़े, कई 100 एकड़ के ये लैंड्स रहते हैं, यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जाते हैं, जहाँ डिफरेंट एनिमल्स की भी स्टडी होती है, प्लांट्स की भी स्टडी होती है। तो इनकी सबकी मदद आपको लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द हर्बेरिया। ठीक है, हर्बेरियम, द वर्ड हर्बेरियम, इट्स अ सिंगुलर, एंड इसका जो प्लूरल वर्ड है, दैट इज व्हाट? हर्बेरिया। ये जो टर्म है, दिस वॉज कॉइन्ड बाय पीटन डे टॉर्नफोर्ट इन द बुक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नाम की जो बुक थी, उसमें पीटन डे टॉर्नफोर्ट, इन्होंने हर्बेरियम ये वर्ड को दिया था। द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिशिएटेड बाय एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट ल्यूका घिनी इन 1556। ल्यूका घिनी, ये जो साइंटिस्ट है, ये जो टैक्सोनॉमिस्ट था,
ठीक है. So he had actually initiated the art of herbarium. Herbaria, they are effective tools in taxonomic studies. इसको effective tools इसलिए बोला गया है because a herbarium is essentially a dried plant specimen that is pressed, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it. ये जो हर्बेरिया है, it's collection of different plants in a dried form. यानी यहां पर प्लांट्स को ड्राइड फॉर्म में प्रेस करके रखा जाता है. अब ये कैसा है, वहां पर लिखा हुआ है कि दे आर प्रेस्ड. पहले उसे ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रॉपर केमिकल से उसको ट्रीट करेंगे और जो स्टैंडर्ड A4 साइज का पेपर या उससे बड़ा जो पेपर रहेगा उसके ऊपर में उसको चिपकाएंगे. दे विल बी माउंटेड ऑन इट. जहां पर मान लो पिंस की आवश्यकता है वहां पिंस, और जहां पर स्टिकिंग ग्लू की आवश्यकता है उसको यूज करके उसको उसके ऊपर में स्टिक करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट. उसके अलावा वहां पर जिस पर्टिकुलर वो जो जहां पर वो स्टिक किया है उसी के ऊपर में उसकी उस प्लांट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी जाती है. कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि वो प्लांट किसने कलेक्ट किया है, ठीक है, वो डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, प्लेस ऑफ कलेक्शन क्या है, along with its detailed classification is also written, ठीक है, and highlighting with its ecological peculiarities also. यानी उस प्लांट का इकोलॉजिकल रोल क्या है, मतलब इकोलॉजी में वो एनवायरमेंट में किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, इकोनॉमिकली वो कितना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली उसकी वैल्यू क्या है, वो भी मेंशन कर सकते हैं उसमें. प्रोवाइडेड द स्पेस शुड बी देयर. कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स दे आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम शीट. उसी शीट पे उस प्लांट के कैरेक्टर्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं. कई बार उसके लोकल नेम्स भी लिखेंगे. अगर मान लो मैंगो का प्लांट है, सपोज उसके कुछ पार्ट को अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो मैंगो के बाद में उसका मैंगो तो मान लो लोकल नेम हो गया, राइट, और उसका जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका वो भी लिखा जाएगा, ठीक है. सो साथ में नेम ऑफ द कलेक्टर इज ऑल्सो एडेड. यानी किस पर्टिकुलर पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है, लाया है, वो भी लिखा जाता है, ठीक है, कब किया है, उसकी डेट, टाइम, ठीक है, किस जगह से किया है, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, राइट, ये सब लिखा जाएगा. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट एंड इट इज कॉल्ड एज लेबल. मतलब ये जो लेबल है उस स्पेसिमेन के उस शीट के ऊपर में राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर पे लिखा जाएगा. आपके बुक में उसकी डायग्राम भी दी हुई है, उसका पिक्चर भी दिया हुआ. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट विल बी बोटेनिकल गार्डन.